जय श्री राम बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट क्लास से मैंने तुम्हें क्या समझाया था? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो, हम अगर किसी भी चीज को धक्का मार रहे हैं ताकि वो मोशन में आ जाए तो फ्रिक्शन तो लगेगा, यानी ऑपोज कर रहा है कोई ना कोई, तो उसके अगेंस्ट मुझे भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ वो हमने फाइंड किया था, याद है कि भूल गए? तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया था और फिर एक इंक्लाइन प्लेन पे, याद है कि भूल गए? तो इंक्लाइन प्लेन पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींचा था। वर्क डन अगेंस्ट अ फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुलिंग अपवर्ड्स द टुवर्ड्स अपसाइड द इंक्लाइन प्लेन। हाँ या ना? उसके दोनों केस हो गए थे, एक में विदाउट फ्रिक्शन और एक में विद फ्रिक्शन, सॉरी विदाउट एक्सेलरेशन और विद एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड किया था। अरे भाई कुछ याद है? सब कुछ भूल गए? अगर भूल गए हो ना तो भाई घर जाके लेक्चर देख लेना, ठीक है? उसमें दो केसेस अभी रहते हैं, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। यानी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन when a body is pulled down an inclined plane। किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं। तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ में आया कि नहीं? कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर एक बात बताओ, अगर इंक्लाइंड प्लेन सच में नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट तो अपने आप ही फिसल के नीचे आना चाह रहा है, आपको फोर्स लगाने की जरूरत क्या है? बात सही भी है। हम पढ़ रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहे हैं। पर अगर ये इंक्लाइन प्लेन है तो वो तो वैसे भी खुद ही फिसल के नीचे आ रहा है, आपको वर्क डन करने की जरूरत ही क्या है वहां पे? हाँ या ना? पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि इंक्लाइन प्लेन इतना ज्यादा क्या कहते हैं स्लैंटिंग हो सकता है इंक्लाइन प्लेन ऐसा हो? कहने का मतलब जो थीटा है, जो एंगल ऑफ रिपोज है, जो यहां पर एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। अरे एंगल ऑफ रिपोज याद है? वो भी भूल गए, लास्ट क्लास में करवाया था। एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल होता है जिस पर ऑब्जेक्ट अपने आप फिसल कर नीचे आ जाता है। अगर मैं उससे भी ज्यादा एंगल लूंगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो पक्का यहां पर एंगल ऑफ रिपोज से कम लिया गया होगा। यानी कि मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं थीटा इज एन एंगल लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। यहां पर ये एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आने वाला नहीं है, आपको उसको पकड़ के खींचना पड़ेगा। हाँ या ना? पर बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचोगे तो ज्यादा वर्क डन और फोर्स लगेगा या नीचे खींचने में? ऊपर खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा, अब नीचे खींचने में थोड़ा लगेगा, लेकिन लगेगा फिर भी, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल है। क्लियर हो गया? तो मान लेते हैं यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है वो mg नीचे है। नॉर्मल रिएक्शन ये रहा। बच्चों हम इस बार फोर्स किधर की तरफ लगा रहे हैं? नीचे, क्योंकि मुझे इसको नीचे लाना है खींच के। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया अप्लाइड फोर्स F। और फ्रिक्शन किधर लगेगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अगर आप इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके देखोगे तो ये वर्टिकल है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, mg प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका mg cos थीटा, क्योंकि यहां पर एंगल बनेगा थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg sin थीटा, और ये दोनों ऐड होकर इसको बैलेंस करेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? देखो mg नीचे जा रहा था, आप इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, यहाँ थीटा बनेगा तो दिस बिकम्स mg cos थीटा, और ये बन जाएगा mg sin थीटा। देखो ना, mg का कंपोनेंट इधर नहीं जाएगा
और फोर्स भी इधर ही लग रहा था, तो फोर्स के साथ यहाँ पर मैंने खुद ही एक प्लस डाल दिया, क्योंकि ये दोनों ऐड होकर फ्रिक्शन को बैलेंस करेंगे। हाँ या ना? अब आप चेक करो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बोलो, mg cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। और बच्चों जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F के, वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा प्लस अप्लाइड फोर्स। तो जो आप फोर्स लगा रहे हो ना जिस डायरेक्शन में, ऑटोमेटिक मास जो उसका वेट है उसका एक कंपोनेंट आपकी हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको नीचे खींचना आसान है। आपने तो F लगाया ना, mg cos थीटा कहां से आई, तो अपने आप जनरेट हो गया उसके वेट की वजह से, इसलिए ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना आसान होता है इंक्लाइंड प्लेन पे। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप एक बात बताओ बच्चों, F की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू आर। आर की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, तो एफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर। आर इज mg cos थीटा। तो यहां पर इसका रीजन लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम फर्स्ट से ये चीज उठा के लिख रहे हैं। एफ के भी आ गया, अब एफ के की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में, पुट वैल्यू ऑफ एफ के इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें डाल दो। तो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस अप्लाइड फोर्स। सही है, तो यहां से अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, चेक करो, म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो अब चेक करो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, mg अगर मैं कॉमन ले लूं तो म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहां पर जहां भी माइनस आ रहा है तो कुछ क्वांटिटी घट रही है, कम हो रही है, तो फोर्स कम लग रहा है ना, यानी आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अच्छा, अगर कोई पूछे वर्क डन कितना करना पड़ा तो क्या करोगे बच्चों? अगर कोई ये पूछ ले कि वर्क डन कितना करा आपने, वो बताओ। तो बच्चों मान लो इसको खींच के आप यहां से यहां तक ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना हो गया, s। तो खाली फोर्स का मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट से ही तो करना है। मान लो ये खिसक कर नीचे आ गया और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, सपोज s, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन W हो जाएगा आपके पास, फोर्स कितना था, ये रहा, इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, s डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा mgs ब्रैकेट म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? फोर्स जब भी फाइंड करोगे उसकी यूनिट क्या लिखोगे, शाबाश बेवकूफों, ये वर्क डन है, फोर्स का पूछा था, फोर्स में क्या लिखोगे, न्यूटन। इससे क्या पता चलता है, इंसान देखकर जल्दी सीखता है, उससे कम सुनकर सीखता है। तो इसीलिए पूरा टेंशन आंखों का होना चाहिए बोर्ड पे, और कान का भी। समझ में आ गया ना? देखो मैंने पूछा फोर्स में क्या लिखोगे, आपने जूल देखते जूल बोल दिया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, समझ में आ गया? याद रखना यहाँ पर ये जो थीटा है वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, तो ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं फिसल के नीचे आएगा, आपको खींचना ही पड़ेगा। तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा और इतना वर्क डन उसमें हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या आप ये रट सकते हो? ये रटने वाली चीज है। डायग्राम बना लोगे, जिसने ये बना लिया ना उसका 99% काम खत्म हो गया, क्योंकि सब कुछ मैंने इसी को देख के सॉल्व किया। चेक कर लो, कुछ नहीं करना। आर के इक्वल mg cos थीटा पुट कर दिया, इन दोनों का सम इक्वल टू एफ के पुट कर दिया, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, आर की वैल्यू यहां डाल दी, एफ के की वैल्यू आ गई, उसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी, फोर्स आ गया, फोर्स से वर्क डन आ गया। तो आपको रटना नहीं है, समझना है। समझ में आ रहा है? चले आगे बच्चों। यहां पर जब मैं इसे नीचे खींच रहा था तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये विद एक्सेलरेशन भी नीचे आ सकता है। तो अगर ये विद एक्सेलरेशन नीचे आता है तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस ऑब्जेक्ट में, अब हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। करें शुरू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो टॉपिक अभी भी सेम वही है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी इज पुल्ड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन।
लेकिन इस बार इसमें एक चीज ऐड हो गई है, विद एक्सेलरेशन ए, विद सम एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? तो ये इसी के आगे ऐड कर लेना ये चीज। करें शुरू। अभी भी एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप तो नीचे आने वाला नहीं है। तो कैसे करोगे बच्चों? मान लो ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका वेट कितना हो गया mg, नॉर्मल रिएक्शन अगेन वही r। आप इसको फोर्स कहां लगा रहे हो? नीचे की तरफ। कितना? F। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में F के। यहां तक कोई दिक्कत? अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होकर देखोगे तो आपको ये वर्टिकल नजर आएगा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल नजर आएंगे। mg टेढ़ा जा रहा है तो mg का यहाँ पर जो कॉम्पोनेंट एंगल बनेगा थीटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो इट बिकम्स mg cos थीटा, और एक ये वाला कॉम्पोनेंट बनेगा विच बिकम्स mg sin थीटा। सही है गलत है? ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब हमें इस mg की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? फिगर समझ में आ गया? अगर फिगर समझ में आ गया ना तो समझ लो आधा काम, आधे से ज्यादा काम हो गया है। इस बार मैंने इसको इतना जोर से खींचा कि ये पूरा का पूरा सब्सटेंस ऑब्जेक्ट जो भी है इधर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ही। यानी अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या आ गया है? एक्सेलरेशन आ गया है। तो आपको फोर्स फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। करें शुरू। बहुत ही आसान है बच्चों। बताओ r इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन दोनों का सम इक्वल टू एफ के हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे नहीं होगा, एक्सेलरेशन। तो या तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? बोलो बच्चों। mg sin थीटा प्लस f, और दूसरी तरफ फ्रिक्शन लग रहा है F के। इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये वाला फोर्स इससे बड़ा है, तभी तो ये विद एक्सेलरेशन इधर आ रहा है। तो अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बताओ? mg sin थीटा प्लस f में से अगर मैं माइनस कर दूं f के, क्या निकल कर आएगा? ma। क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन है। तो बच्चों अब चेक करो, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ एफ के की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इनटू आर। तो आर की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां से देख के। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये एफ के की वैल्यू किस में पुट करोगे? सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ एफ के इन इक्वेशन नंबर सेकंड कर दो। mg sin थीटा प्लस f माइनस एफ के, और एफ के की वैल्यू है म्यू के mg cos थीटा इक्वल टू ma। समझ में आया? तो आपको क्या फाइंड करना है बोलो? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो m है ये इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? f प्लस mg sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा डिवाइडेड बाय m। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। तो इतने एक्सेलरेशन के साथ ही ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अगर एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो समझ में आ गए सारे केसेस। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चों, नहीं तो चलते हैं आगे। बच्चों हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पुलिंग a lawn roller is easier than to push it.
लॉन रोलर को पुश करना आसान है या पुल करना? पुश या पुल? ये कौन सा पुल होता है? पुल तो ये होता है। तो क्या आसान होता है? अच्छा पहले ये तो लॉन रोलर पता भी है क्या? लॉन रोलर घास काटने वाला। लॉन रोलर गोल होता है, उसके नीचे और ऐसा रोड सा होता है। पता है? पता है ना सबको? क्या थी पता है? सच सच बोलो, सबकी हाँ में आवाज मिलाओ। तुमने देखा होगा क्रिकेट का जो प्लेग्राउंड होता है, ये जो जिसमें क्रिकेट खेलते हैं, उसमें एक पिच होती है जिसमें बैटिंग की जाती है, उस पर घास नहीं होती है। तो वहाँ घास क्यों नहीं उग रही बच्चों? घास तो उग रही है वहां पे, पर किसी रास्ते पर बहुत सारे लोग चल के बार बार जाएंगे तो वहां घास नहीं उगेगी, वो रास्ता बन जाएगा। गांव में देखा है ना। तो वो जो पिच है उसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, एक भारी भरकम सा ऑब्जेक्ट होता है, उसको बार बार रोलर को रोल करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं, ताकि वहां पर घास ना उगे। समझ गए? तो जिस चीज से उसके ऊपर रोल किया जा रहा है उसको बोलते हैं लॉन रोलर। समझ में आ गया? वो दिखता कैसा है बच्चों? वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका एक हैंडल यहां पर होता है ऐसे, और एक इसके ऑपोजिट साइड में वहां पर होगा, यहां पर, और ये इसका हैंडल होता है ऐसे करके। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? तो इसके जो दो ये वाला बार है, इसको ऐसे पकड़ के अगर मैं धक्का मारूंगा तो ये रोल होता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा, रोल होता हुआ इस पाथ पर चल देगा। समझ में आ गया या नहीं आया? मतलब ड्राइंग गंदी है पर काम चल गया ना। लॉन रोलर समझ गए? अब इसको कैसे चलाएं बच्चों? धक्का मार के चलाएं या इसको खींच कर चलाएं? इसको खींचना आसान है या धक्का मारना? यही आज हमें पढ़ना है। बच्चों लॉन रोलर को जरा साइड से देखो। साइड से अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा? साइड व्यू बना रहा हूं मैं इसका। साइड से खाली एक सर्कल नजर आएगा, चेक करो। साइड से देखोगे तो खाली एक सर्कल नजर आएगा। मान लो हम इसको पुल कर रहे हैं, ये जमीन पर ऐसे रखा हुआ है और हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां से पुल, ये इसका बार है। अब जो उस साइड जा रहा है वो तो नजर आएगा नहीं, साइड से ये ऐसे ही नजर आएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल। अगर मैं इसको इधर खींचूंगा तो जरा चेक करो बच्चों, फोर्स किधर लग रहा है? सही है गलत? इसका वेट किधर जा रहा है? नीचे, यानी कि mg। क्लियर हो गया? अच्छा, फ्रिक्शन, अगर मान लो ये इस पे फोर्स इधर लग रहा है तो ये रोल इधर कर रहा होगा, ऐसे करके, ऐसे रोल करेगा, नहीं करेगा? अगर ये ऐसे रोल करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा, क्योंकि ये लुढ़क के आगे जा रहा है ना। अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये हो गया तुम्हारा Fr, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? अब चेक करो बच्चों, इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन जाएगा सीधा ऊपर R। सारे फोर्स यहां पर हमको दिख रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो R, mg, Fr, है ना। लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है जो टेढ़ा जा रहा है, दैट इज F। मान लेते हैं बच्चों जो F है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया फोर्स का? F cos थीटा। और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? F sin थीटा। सही है गलत? अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो ये वाला मैं ले लेता हूं, केस ए पुलिंग ए लॉन रोलर। तो इसमें आप चेक करो बच्चों, देखो F का काम तो खत्म हो गया है ना। ये R प्लस F sin थीटा, ये जो ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट जा रहे हैं, ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? वेट को। यानी R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? mg, यानी कि इसका वेट। सही है? तो R की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? mg माइनस
एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। हमें बस यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि फ्रिक्शन किस में ज्यादा लग रहा है या किस में कम लग रहा है, पुश करने में या पुल करने में। तो बच्चों फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है? एफ आर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ आर, आप इसकी जगह एफ के भी लिख सकते हो, के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो है तो मोशन में ही ना, अब चाहे वो स्लाइडिंग हो या रोलिंग हो, स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों ही काइनेटिक फ्रिक्शन का पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, पढ़ाया था ना। तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर हो जाएगा। तो चेक करो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर, और आर की वैल्यू ये रही तुम्हारे सामने, यानी कि mg माइनस एफ साइन थीटा। कितने बच्चों को ये बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक कहानी समझ में आ गई? यानी अगर आप इसको पुल करते हो तो आपको तो फ्रिक्शन उस समय कितना लग रहा होगा? इतना। अब पुश करते टाइम इससे ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, वो तो आप पहले सॉल्व कर लो, फाइंड कर लो, तभी तो पता चलेगा, तभी तो आप इससे कंपेयर करोगे। तो अभी इसको यहीं पे ब्रेक लगा देते हैं। इसके बाद हम लेते हैं केस नंबर 2। यहां तक है ये पूरा केस 1। ये पूरा कितना हो गया? केस 1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, पुशिंग अ लॉन रोलर। पुशिंग ए लॉन रोलर। बच्चों चेक करो, अगर आप इसको पुश करोगे और ये जमीन पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसके हैंडल है, अगर आप इसको पुश कर रहे हो तो फोर्स आप किधर लगा रहे होगे? इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा होगा जाकर, तो इस पॉइंट पर फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे। समझ में आ गया? अगर फोर्स इधर लग रहा है तो बच्चों वेट किधर जा रहा होगा इसका? mg नीचे। अभी भी किधर लुढ़केगा? क्योंकि आप इसको यहां से हैंडल से धक्का मारते हुए जा रहे हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये इधर जा रहा है लुढ़क के, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, एफ के। आ गया समझ में? अब आप चेक करो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहां जाएगा? ऊपर, आर। समझ में आ गया? मान लेते हैं बच्चों ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो यहां लिख दूं साइड में एफ साइन थीटा। भाई डायग्राम समझ में आया है नहीं, पहले ये बताओ। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो ही हम आगे समझ पाएंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें दिमाग लगाओ बच्चों, ये आर को कौन बैलेंस कर रहा है? एफ साइन थीटा और mg मिलकर, यानी r इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस सॉरी mg प्लस f साइन थीटा। समझ में आ गया? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो फ्रिक्शन एफ के का फार्मूला क्या हो गया? जल्दी बोलो। म्यू के मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू तुम्हारे सामने है, ये रही, पुट कर दो। एफ के इज इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाई बाय mg प्लस f साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन ये लग रहा है जो इस बॉक्स में तुम्हारे सामने है। कंपेयर इन दोनों को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? कौन सा फ्रिक्शन बढ़ा है? यहाँ पर mg में से माइनस हो रहा है f साइन थीटा और यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो पुश करना इसका मतलब मुश्किल है और पुल करना आसान है। इसको नाम दे देते हैं एफ के, इसको नाम दे देते हैं एफ के डैश। ठीक है? तो बच्चों दिमाग लगाओ, एफ के डैश बड़ा है या एफ के डैश बड़ा है। तो लॉन रोलर को पुल करना आसान है या पुश? किसी भी चीज को पुल करना आसान है एज कंपेयर टू पुश। मैंने उस दिन भी तुम्हें एग्जांपल दिया था, याद है? तो यहाँ पर इसके लास्ट में क्या लिखोगे? वही स्टेटमेंट लिखोगे जो स्टेटमेंट सबसे ऊपर नजर आ रहा है। कहां पे है बच्चों?
पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। और पूरा लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन केस ऑफ पुशिंग एज कंपेयर टू पुलिंग, देयरफॉर पुलिंग अ लॉन रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। समझ में आ गया? लिख लोगे या लिख के दूं? बता दो, पक्का सुन के लिख लोगे ना? चले आगे, कुछ पूछना है किसी को? इसी के साथ बच्चों हमारा फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म होता है। लेकिन फिर भी कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जो एक बार डिस्कस कर लेनी चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन, ये तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। इसका मतलब क्या है? इविल का मतलब क्या होता है? बुरी चीज है, नेसेसरी भी है, शैतान शैतान, राक्षस, भूत। मतलब कि हाँ ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो अननेसेसरी है, जो हम नहीं चाहते, और वो नेसेसरी भी है। एक ऐसा शैतान जो जरूरी है, समझ गए ना? एक ऐसी गलत चीज जो ना चाहते हुए भी हम चाहते हैं। और समझाओगे? समझ गए? समझ गए ना? तो जल्दी से मुझे इसकी नेसेसिटी बता दो पहले। नेसेसिटी, आखिर ये जरूरी क्यों है फ्रिक्शन? देखो पूरे लंबे लंबे सेंटेंस तुम्हें घर पे खुद लिखने हैं, एग्जाम में आप खुद भी बना के लिख सकते हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी, तो मुझे बस बता दो कि जरूरत कहाँ पड़ती है। सबसे पहले चलने में, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं सकते, हाँ या ना? चलना, भागना, क्योंकि जब आप चल रहे होते हो तो एक पैर से जमीन को पीछे धक्का मारते हो, तभी आप आगे चल पाते हो। तो धक्का कैसे मारोगे अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो? मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, वो काफी पुराने हो गए हैं, स्पोर्ट शूज हैं, वो नीचे से बिल्कुल घिस गए। अगर गलती से भी मैं जरा सा भी कहीं गीला फर्श हो, वहां पार्किंग में मेरे कई बार धुलाई हो जाती है, तो आप ये समझ लो बिल्कुल 5-5 सेंटीमीटर के कदम रख के चलना पड़ता है मुझे। जरा सा भी लंबा कदम रख दिया ना, मेरा पीछे का पैर फिसल जाता है। आप इमेजिन कर पा रहे हो? अब आप समझो फ्रिक्शन बिल्कुल ही जीरो हो जाए तो इंसान चल नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा। समझ में आ गया बच्चों? और कहाँ जरूरी होता है फ्रिक्शन? है ब्रेक, ब्रेक में, ब्रेकिंग सिस्टम, बच्चों जरा सोच के देखो, गाड़ी जो होती है उसका जो पहिया होता है उसके अंदर एक व्हील होता है, बाइक वगैरह में देखा होगा, तो उसमें एक ब्रेक सिस्टम ऐसे लगा रहता है जो उसको रोकने की कोशिश करता है। ये इस डिस्क को रोकेगा जिससे कि पूरा व्हील रुक जाएगा, हाँ यार? सोचो यहाँ पर ये इसको कैसे रोक पा रहा है? फ्रिक्शन की वजह से ही तो रोक पा रहा है। यानी अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी में कभी भी ब्रेक नहीं लगेगी, वो चलती रहेगी, व्हील घूमता रहेगा, तो दिक्कत आएगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी वो अलग बात है, पर व्हील नहीं जाम हो रहा है, व्हील रुक नहीं रहा है। तो दुनिया के किसी भी ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, और वहां पर तो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, गाड़ी में उसकी जो स्पीड हम जो रेस दे रहे हैं, एक्सेलरेटर, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए या गाड़ी को रोकने की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? एक्सेलरेट करने, भगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, नो डाउट, लेकिन उसको रोकने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको। क्योंकि रोकना एक ऐसी चीज है जो सडन आपको जरूरत पड़ सकती है। कोई बच्चा सामने आ गया, जानवर सामने आ गया, गड्ढा आ गया, पहाड़ खत्म हो गया, टर्न हो रहा था, कोई और इमरजेंसी आ गई, तो रोकना इंस्टेंटली ज्यादा जरूरी है। यहाँ ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा एफिशिएंट। तो हर दुनिया के ब्रेकिंग सिस्टम में क्या चाहिए? फ्रिक्शन। और बताओ बच्चों, ग्रिप बनाने के लिए, बच्चों ग्रिप बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग ग्रूव्स बनाते हैं। टायर के अंदर ग्रूव्स देखें, ट्रैड देखें, जूते के नीचे, टायर के नीचे, ये सब होते हैं ना ग्रूव्स। क्यों होते हैं? ताकि हमारी ग्रिप अच्छी बने और हम ना फिसले, यानी फ्रिक्शन चाहिए। और कहाँ बच्चों यूज होता है फ्रिक्शन? पैराशूट में। कैसे? हाँ कह सकते हो, पर हम ना अभी इस चैप्टर में फ्लूइड फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। एक अलग से चैप्टर आएगा तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीजें। तो एयर और वाटर के फ्रिक्शन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो और कहाँ यूज होता है बच्चों? आपने कभी दीवार में कील को ठोका है? ये कील है और मैंने हथौड़े से इसको मार के अंदर कर दिया, तो उसके बाद जब वो अंदर चली जाएगी,
आप उसको पकड़ के निकाल पाओगे बाहर? हाथ से ऐसे पकड़ के निकाल दोगे? नहीं निकाल पाओगे, बहुत टाइटली फिक्स हो जाती है। क्यों? फ्रिक्शन। क्योंकि दीवार की जो सीमेंट है उसके अंदर वो ऐसे फिक्स हो गई, अंदर चली गई और उसने उसको अंदर से पकड़ रखा है, फ्रिक्शन है, आप उसको ऐसे नहीं खींच सकते हो। समझ में आ गया? यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? कील ठोकने को क्या बोलोगे? नेल को ठोक दिया, नेल इन वुडन ब्लॉक और सीमेंट। समझ में आ गया बच्चों? और कहां फ्रिक्शन जरूरी है बच्चों, बताओ? लिखने में? हाँ बिल्कुल सही है, राइटिंग। ये जो बोर्ड पर मैं लिख पा रहा हूं इसमें भी तो फ्रिक्शन ही लग रहा है। चौक से दीवार पे लिखते थे पहले, स्लेट पे लिखते थे, वहां भी फ्रिक्शन लग रहा है। पेंसिल से आप लिखोगे तो फ्रिक्शन की वजह से ग्रेफाइट कॉपी पर चिपक जाता है और वो लिखावट बन जाता है। हाँ यार, तो राइटिंग में यूज हो रहा है। और बताओ? इरेजिंग में? इरेजिंग में तो हमने उसे ऐसे करके पोंछ दिया ना, फ्रिक्शन तो कपड़े और इसमें हो रहा है ना? हाँ फिर भी एक बार को कह सकते हैं राइटिंग इरेजिंग की। लो चलो खुश हो जाओ। और बताओ? बहुत सारे मशीन के ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो कभी चल ही नहीं पाएंगे, वो फ्रिक्शन की ही वजह से चल पा रहे हैं। जैसे कि गियर्स, बेल्ट एंड पुली। अब तुमने देखा होगा आटे की चक्की वगैरह पे गांव देहात में तुमने देखा होगा ऐसे ये कोई मतलब ऐसे होता है, पुली होती है, गोल गोल घूम रही है, इसके ऊपर ऐसे बेल्ट चढ़ी हुई होती है और यहाँ पे एक दूसरी पुली है, इसके ऊपर ये बेल्ट ऐसे कवर होके आ रही है। देखा है कभी? तो मान लो ये ऐसे घूम रहा है तो बेल्ट इधर की तरफ ऐसे रोल होके जा रही होगी और इसके ऊपर से घूम के ऐसे आ रही है, ये ऐसे रोल हो रहा है। मतलब मान लो इंजन से या मोटर से मैं इस वाले व्हील को रोटेट कर रहा हूँ और मुझे इसके साथ ये भी करना है, जबकि मोटर को आप या इंजन को एक ही व्हील के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब ये मोटर के साथ कनेक्ट है, ये मोटर के साथ कनेक्ट नहीं है, पर आपको इसको भी रोटेट करवाना है। कैसे करोगे? तो इन दोनों के ऊपर एक रबड़ बैंड चढ़ा दोगे, इलास्टिक रबड़ बैंड। ऐसे इमेजिन कर लो, अगर एक बहुत ही मजबूत इलास्टिक बैंड मैं इस पे चढ़ा दूं तो जब ये घूमेगा तो ये भी इसके साथ घूमेगा या नहीं घूमेगा? समझ में आ रहा है? तो उसको इलास्टिक रबड़ बैंड नहीं बोलते, बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेल्ट एंड पुली। तो यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन ही तो लग रहा है। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो तो ये तो स्लिप कर जाएगा इसके ऊपर, और स्लिप करेगा तो ये फिर घूम पाएगा? नहीं घूमेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो बहुत सारे मशीन के ऐसे। अब इसी चीज को बच्चों गियर में भी यही चीज यूज होती है। गियर्स में फ्रिक्शन और ज्यादा हो जाता है, उसमें तो ग्रूव्स ऐसे कटे हुए होते हैं कि दो गियर्स आपस में ऐसे फंस जाती है और ऐसे ऐसे करके चलते। देखा है या ड्रॉ करूं? पता है ना? तो इस तरीके से हम लोग, ये हमारी इसकी नेसेसिटी है। आप लोग ऐसा अरोड़ा वगैरह में देख लेना, ये चीजें पॉइंट वाइज दी हुई है, अच्छे से वहां से देख के लिख लेना। लिख लोगे? और बच्चों इसके इविल्स क्या है? फ्रिक्शन इज अ इविल। खराबी क्या है इसमें? causes wear and tear, लॉस ऑफ एनर्जी। बहुत सारा लॉस ऑफ एनर्जी होता है इस दुनिया में फ्रिक्शन की वजह से। हीट प्रोड्यूस होती है, और बताओ बच्चों? बहुत सारे ऐसे मशीन के पार्ट्स होते हैं जिनमें फ्रिक्शन की वजह से वो मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते हैं, जिन्हें हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो वो हम वियर एंड टियर में आ गया, एक तरीके से वो वियर एंड टियर के अंदर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? तो इसीलिए कई जगह ऐसी हैं जहां पर हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं और कई जगह ऐसी हैं दुनिया की जहां पर हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं।
समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो फ्रिक्शन को आप बढ़ाओगे कैसे और कम कैसे करोगे? हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? मेक ग्रूव्स। जब सड़क के ऊपर बर्फ पड़ी होती है बहुत सारी, या कीचड़ पड़ा होता है, तो वहां पर आप सूखी मिट्टी डाल देते हो जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाए, है ना? यूज ऑफ सैंड, यूज ऑफ सैंड ऑन स्नो ऑन ए रोड। नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्रिक्शन डिपेंड ही नहीं करता, हमने तो पढ़ा था ना। और बताओ बच्चों, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करोगे? कुछ भी करके, हम कैसे भी करके रफनेस बढ़ा देंगे। इंक्रीज रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस। अब वेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो किसी चीज से? जैसे आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो फिलहाल, आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है, तो घर से निकलोगे तो रख के निकलोगे ना। अब बढ़ाना है मुझे, इंस्टेंटली बढ़ाना है, वापस घर जाके बैग रखोगे या सड़क पे ईंट पत्थर उठा के गाड़ी में रखोगे? ठीक है, तो हम कुल मिला के रफनेस को इंक्रीज कर देंगे दो सरफेस के बीच में। समझ गए बच्चों? अगर फ्रिक्शन को कम करना हो तो आप क्या करोगे? बोलो, हाउ टू डिक्रीज फ्रिक्शन। कैसे? ऑयलिंग, ग्रीजिंग, लुब्रिकेशन। अच्छा, लुब्रिकेशन का मतलब पता है यार? मुझे लगता है ये ऑयलिंग और ग्रीजिंग लुब्रिकेशन नहीं आ गया था। लुब्रिकेशन का मतलब समझ गए ना? फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते हैं, उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेशन। तो ये मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए था बच्चों। लुब्रिकेशन के लिए तुम लोगों को पता है, हम लोग ग्रेफाइट पाउडर भी यूज करते हैं। ग्रेफाइट पाउडर, पता ही बात? अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो ऑयल है, ग्रीज है, चिकना चिकना होता है, ये पाउडर कहां से आ गया? कैरम बोर्ड खेलेगा भी तो उसके सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए आप क्या डालते हो? ऑयल या पाउडर? पाउडर डालते हो ना। ऐसे ही कुछ मशीन के पार्ट्स ऐसे होते हैं, उनमें इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि अगर आपने वहां पे ऑयल डाल दिया ना, तो वो ऑयल जलने लग जाएगा। इसीलिए आपको वहां पे क्या चाहिए? एक सूखा, समझ गए ना, पाउडर टाइप आपको चाहिए लुब्रिकेंट। तो वहां पर हम यूज करते हैं ग्रेफाइट पाउडर। समझ में आ गया? और क्या करोगे बच्चों? फ्रिक्शन कम करने के लिए बॉल बियरिंग यूज करते हैं हम लोग। बॉल बियरिंग जानते हो, पंखे में यूज होता है। स्पिजर, वो स्पिनर आते थे पहले, उसमें भी बॉल बियरिंग लगे रहते थे। और क्या कर सकते हैं? हम किसी चीज को पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का सीधा सीधा मतलब है इसका उल्टा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? रफनेस को बढ़ा रहे थे दो सरफेस के बीच में। पॉलिश करने का मतलब होता है दो सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बना देना। समझ में आ गया? और क्या कर सकते हो? स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग, देखो वैसे तो हम लोग अभी फ्लूइड फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर कोई चीज फ्लूइड के अंदर तैर रहा है या बह रहा है, जैसे मछली है या सबमरीन है या चिड़ियों की जो बॉडी है, वो हम कैसी बनाते हैं? ऐसे। मछली ऐसी होती है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन ना लगे। सारा का सारा फ्लूइड यहाँ से और यहाँ से निकलता है। चिड़िया, मछली, सबमरीन ऐसे ही होते हैं ना। बुलेट ट्रेन वगैरह हम ऐसे ही बनाते हैं। समझ में आ गया? इससे भी फ्रिक्शन कम लगेगा एयर या वाटर के साथ। और क्या कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया ना? कम से कम इतना तो नोट डाउन कर लेना। बाकी एक दो पॉइंट्स आपको एसएल में भी मिल जाएंगे, वहां से उठा के जरूर लिख लेना। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आज हमारा फ्रिक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।